अनवर कादरी मामले में एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने खुलासा किया है कि आरोपी नेपाल के काठमांडू में करीब एक माह तक व्यापारी बनकर होटल में रुका था, जहां पेमेंट उसकी बेटी आयशा ने ऑनलाइन की। पूछताछ में यह भी सामने आया कि उसकी पत्नी भी कुछ समय पहले नेपाल गई थी। पुलिस के मुताबिक कादरी लगातार सुप्रीम कोर्ट से जमानत की कोशिश कर रहा था। जांच में कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने उसे आर्थिक मदद दी थी। उनकी संलिप्तता अगर साबित हुई तो कानूनी कार्यवाही होगी। राजेश दंडोतिया ने बताया कि आरोपी अवैध रूप से जमीन हड़पने और धमकाने जैसे अपराधों में लिप्त रहा है और फरारी के दौरान कई बार अपनी पहचान बदलता रहा है। जैसा कि आपको विदित है कि अनवर कादरी को अरेस्ट कर लिया गया है बालगंगा पुलिस के द्वारा और लगातार पुलिस रिमांड पर चल रहा है। 3 तारीख तक की पुलिस रिमांड है, 5 दिन के लिए। इसमें उससे कल पूछताछ की तो इसमें यह पाया गया जहाँ जिन होटलों में रुका है, स्पेशली जो नेपाल में काठमांडू में जिस होटल में रुका था वहाँ पर उसने व्यापारी बनकर रुका था और उसमें जो पेमेंट्स जहाँ किए गए थे, जैसा कि अभी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि पेमेंट्स जहाँ किए गए थे उसकी लड़की आयशा के द्वारा ये पेमेंट्स ऑनलाइन किए गए थे होटल के लिए और ये लगातार संपर्क में थी और वो जो सुप्रीम कोर्ट में भी ये लगातार कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पर माननीय उच्चतम न्यायालय में ये जमानत के लिए अप्लाई करें, लेकिन तभी आयशा की गिरफ्तारी हो गई तो ये संभव नहीं हो पाया। उसके बाद फिर ये भी पता चला है कि उसकी दूसरी पत्नी जो फरहाना है वो भी नेपाल गई थी, 19/7/25 को नेपाल गई थी। इसमें कुछ ऐसे पार्टनरों के नाम सामने आए जिन्होंने आर्थिक उसकी मदद की थी। अब इन्वेस्टिगेशन में कुछ नाम सामने आए हैं तो उनको वेरीफाइड किया जा रहा है। अगर अपराध में संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नेपाल में सर क्या बन के रुका था होटल? नेपाल में ये व्यापारी बन के रुका था और चूंकि पेमेंट्स ऑनलाइन इसकी लड़की के द्वारा किए जाते रहे थे आयशा को, जिसको पूर्व में ही बालगंगा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाकर जेल भेजा जा चुका है। कितना टाइम तक अभी नेपाल में लगभग 1 महीने के करीब ये नेपाल में रहा था। क्या एनकाउंटर का डर भी इसको सता रहा था? और जैसा कि पूछताछ में बात सामने आई है कि वो पहले भी कोशिश कर रहा था कि किस तरह सरेंडर, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था पुलिस मारपीट करेगी, बट पुलिस कभी भी इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज नहीं करती है, क्योंकि उसको सरेंडर हो जाना चाहिए था। नेट बैंकिंग की यूज भी नहीं कर रहा था, अन्य सिम भी ने बदली थी वहाँ पे। यस, इसके दौरान नेपाल में एक सिम ली गई थी और जो काठमांडू में अपने नाम से ही सिम ली गई, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में आया है। और इस तरह से जो उसका नाम जब उसके सिम ली गई थी, इस सिम को भी रिकवर करने के लिए प्रयास किए जाएंगे और उसमें इन्वेस्टिगेशन में इस पार्ट को लिया जाएगा। ये बात कबूली है कि ये फंडिंग करता था? अभी तक इस तरह की बात अभी इन्वेस्टिगेशन में उसको ज़रा नहीं बताई गई है, लेकिन लगातार उससे पूछताछ चल रही है। अभी 3 तारीख तक का पुलिस रिमांड है तो पुलिस और पूछताछ कर रही है और एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। जमीनी संबंधी मामलों में भी उलझा हुआ था ये कुछ बात सामने आई है कि ज़मीन संबंधी कुछ लोगों के साथ मिलकर ये अवैध ज़मीनों में और लोगों को धमकाकर और ज़मीनों को अपने नाम कराने की इस तरह की बात सामने आई है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति के साथ उसके द्वारा इस तरह की कृत्य किया गया है तो वो निर्भीक होकर उसकी रिपोर्ट थाना बालगंगा में कर सकता है या वरिष्ठ अधिकारियों को कर सकता है, उस पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बेटी और पत्नी के अलावा तीसरा कोई व्यक्ति इसकी संरक्षण में? यस, कुछ नाम सामने आए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ ऐसे नाम सामने आए जिन्होंने आर्थिक मदद इसकी की है, उनको भी वेरीफाइड किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और अगर अपराध में संलिप्तता पाई जाती है तो उनको भी उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गोलियां बदलने का मकसद क्या था? देखिए, जैसा कि पूछताछ में बताया था, चूँकि ऑलरेडी लगातार पुलिस प्रयास कर रही थी और इसमें लगातार उसको आइडेंटिफाइड किया जा रहा था। जैसा कि आपको विदित होगा कि साउथ में भी जब ये रुका था तो कहीं ना कहीं हमारी टीम भी साउथ पहुंच गई थी, हमारी टीम भी नेपाल पहुंच गई थी। जो इनपुट्स मिले थे हम लगातार फॉलो कर रहे थे सारी चीज़, टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर, ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर ऐसे इनपुट्स मिले थे, उसके आधार पर हमारी टीम भी नेपाल गई हुई थी। तो संभवतः पुलिस से अपनी पहचान छुपाने के लिए या आम जन से अपनी पहचान छुपाने के लिए इसके द्वारा हुलिया बदला गया।